हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। आपका पेपर चल रहा है एमपीसी 001 और ये डिटेल्ड वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो आपके लिए बना रही हूँ, इन्हें आप कवर कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। फिलहाल तो एमपीसी 001 हमारा चल रहा है और इसमें हम यूनिट 4 पे हम आ चुके हैं। यूनिट 4 आपका क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। क्विकली आपको दिखा देती हूँ कि क्रिएटिविटी को हम लास्ट 2 वीडियोज में कवर कर चुके हैं और ये क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में ही है ये पूरा जो पोर्शन है आपका यूनिट 4। लेकिन फिर भी अभी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के आपको यहाँ पे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, थोड़ा जूम कर लेती हूँ इसको। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जितने आपको यहाँ पे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी ज्यादा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इनको 2 पार्ट में स्प्लिट करके आपको एक्सप्लेन करूं ताकि अच्छे से बता सकूं। इससे पहले क्रिएटिविटी को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो ये वाली जो हमारी यूनिट है 4 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। अभी तक आप देख रहे थे एक पैटर्न चल रहा था कि हमारी एक यूनिट 3 पार्ट में कवर हो रही थी। ओके, पर क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं, क्योंकि टॉपिक ही 2 हैं, तो उनको हमें 2-2 में करना पड़ा। तो आज हम थर्ड में यहाँ तक स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग तक लेंगे और इसके बाद स्ट्रैटेजीज पे भी बेस्ड हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रहेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर क्वेश्चन जरूर आता है सेक्शन बी में या फिर सी में। सी में आने वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, ये मैं आपको बताते चलूंगी कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। और आज के वीडियो को अब हम क्विकली बिगिन करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहां पर काफी सारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। अभी रिसेंटली हमारी एमपीसी 006 स्टैट्स की प्लेलिस्ट भी चल रही है, तो वो भी हम कर रहे हैं। आइए फटाफट से आज के इस टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। आज के वीडियो में मैंने थोड़ा सा स्लाइड चेंज किया है। वो ये किया है कि कुछ चीजें पहले से ही आपके लिए मार्क की हुई हैं, तो ये मेथड कैसा लग रहा है आपको बताइएगा आफ्टर पढ़ने के थोड़ा बाद, अभी तो नहीं। आप बताइएगा पूरा वीडियो के बाद कि आपको चीजें अगर इसमें हाईलाइट करके दी जाती हैं तो क्या आप भी अपने बुक में उनको हाईलाइट करके नोट करके रखना चाहेंगे। तो इस तरीके से जो अभी तक आप पॉइंटर्स बना रहे थे वो कहीं कहीं पर आपको नहीं बनाने पड़ेंगे और इजीली आप इसे कवर कर सकेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा सकती हूँ कि बहुत ही चीजों को हमने स्पेसिफिक कर दिया है, जिसकी वजह से बात आपको अब टू द पॉइंट समझ आएगी। हालांकि ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर हमें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ही करना होता है, तो वहां पे पूरी बात समझानी होती है। अच्छा, आइए अब हमें आ जाते हैं इस टॉपिक पर जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात करें तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई बात करने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में तमाम ऐसी चीजों को एनकाउंटर करते हैं जो प्रॉब्लम की तरह हमारे आगे आती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग छोटी से छोटी चीज हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस किसी बड़े कॉग्निटिव एक्शन की भी रिक्वायरमेंट हमसे मांग सकता है। पर कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, हमें अपनी तमाम मेंटल एक्टिविटीज को उसमें इन्वॉल्व करना होता है, क्योंकि उसके बिना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम एज अ प्रोसेस यहाँ पढ़ेंगे। मीन्स कोई प्रॉब्लम जब हमारे आगे आती है, हमारे सामने आती है, तो उसको हैंडल करने वाला पर्सन, उसका फ्रंट पार्ट, उसका एंड पार्ट, उसको गोल तक लेकर जाना, ये सब कुछ चीजें मिलकर ही एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस को कंप्लीट करती है। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में जस्ट एक प्रॉब्लम नहीं होती, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक पर्सन होता है, राइट। उस प्रॉब्लम में यूज होने वाली मेथड में यूज होने वाली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो बहुत कुछ होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो एक एक करके हम यहाँ समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है, राइट। The thought process is involved in a person's efforts to remove obstacles in the way to achieve the goal state is called problem solving। ये एक लाइन है, इस तरह से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी कुछ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखना चाहें तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अपने तरीके से भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, अब साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हुई हैं बहुत सारी ये अनकवर करने के लिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड में होता क्या है, ये पूरे प्रोसेस में होता क्या है। पर उससे पहले कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड टर्म्स हैं जिन्हें हम बहुत क्विकली समझेंगे, क्योंकि ना तो ये एग्जामिनेशन में टर्म्स आपसे ऐसे पूछी जाती हैं, लेकिन इन टर्मिनोलॉजीज का जब आप आगे के आंसर्स में यूज करेंगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आप ये जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड में ये जो भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी इस तरीके से, ये आप इनके बारे में पढ़ कर आए हैं। ऑलराइट, क्योंकि अपने स्टेटमेंट में आप कुछ तो ऑफिशियल लैंग्वेज लिखेंगे, कुछ तो इस तरीके का लिखेंगे, एक जनरल एग्जाम्पल में तो पूरी बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन टर्मिनोलॉजी को मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि फटाफट से हम इस पार्ट को कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट किस चीज की होगी। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम की होगी, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड में जब शुरू में हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वही स्टेट ओरिजिनल स्टेट होती है। और ये कब बिगिन होती है, ये ऐसी स्टेट होती है जो प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। मतलब जब प्रॉब्लम हमारे आगे आती है तो वो जो स्थिति होती है, वो जो सिचुएशन स्टेट होती है, उसको हम ओरिजिनल या इनिशियल स्टेट कहते हैं। गोल और एंड स्टेट,
ये वो स्टेट होती है जहां पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, और गोल स्टेट में प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट भी होती है, और इसके अलावा पर्सन क्या चाहता है। मान लीजिए आपके सामने कोई सिचुएशन आई, कोई प्रॉब्लम आई, तो आप उसे कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, उसे किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, ये बहुत हद तक आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक ही सिचुएशन के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, पर वो मल्टीपल सोल्यूशन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल पर्सन उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंड स्टेट होती है वो होती है व्हाट इज डिजायर्ड बाय द पर्सन। मैंने इसीलिए इस चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये गोल स्टेट कहलाती है जिसको कोई भी पर्सन अचीव करता है। ओके, जो भी पर्सन इनिशियल स्टेट से प्रॉब्लम को लेके चलता है वो उसको गोल तक पहुंचाने का काम करता है। फाइन। अब आते हैं पर्सन और ऑपरेटर। ऑपरेटर वर्ड यूज किया गया है ऑफिशियली, पर्सन उसके लिए साथ में इससे लिखा गया आपको बताने के लिए। यानी पर्सन या ऑपरेटर कौन है, जो हु स्ट्राइव्स टू अचीव द गोल और एंड स्टेट, जो किसी भी प्रॉब्लम को उसके एंड स्टेट तक या उसके गोल तक ले जाने के लिए एफर्ट्स करता है, वो पर्सन है। बिना पर्सन के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। ऑलराइट, तो पर्सन को प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो वो पर्सन ऑपरेटर कहलाता है, और वो प्रॉब्लम के अंदर जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको मैनिपुलेट करता है। ये लाइन हाईलाइटेड है, इसे देख लीजिए। वो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, मींस सिचुएशन में उसको किस तरह से चेंजेस लाने हैं ये उसके हाथ में है, तभी तो वो सोल्यूशन तक पहुंचेगा, है ना। तो ये जो पर्सन है वो ये काम भी करता है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है प्रॉब्लम स्पेस। जब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में तो हमें ये समझना होगा कि प्रॉब्लम स्पेस क्या होता है। प्रॉब्लम स्पेस, ये जो अभी हमने तीन चीजें पढ़ी हैं ऊपर, क्या क्या पढ़ी थी आपने, पढ़ा था इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट और ऑपरेटर। ये तीनों कंबाइन करके प्रॉब्लम स्पेस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अगर हम एक पिक्चर के थ्रू हाइपोथेटिकली समझेंगे, ऐसे कोई पिक्चर नहीं होती है इसकी, मतलब मैं ऐसे बताने के लिए आपको समझा रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम है जो इस पॉइंट से अराइज हुई है, मान लेते हैं यहाँ इस पॉइंट से अराइज हुई है और उसका ये एंड पॉइंट है, यहाँ तक हमें लेके जाना है। तो इसको ले जाने वाला पर्सन, राइट, जो पर्सन यहाँ पर है कहीं पर भी है, उसको जो यहाँ से ले जाकर और यहाँ तक लेकर जाने वाला जो पर्सन है, वो एक पूरा एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। इसको हम प्रॉब्लम स्पेस बोलते हैं। अब इस प्रॉब्लम स्पेस में क्या चीजें होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, और बैकग्राउंड नॉलेज का रिलेशनशिप होना चाहिए। इन तीनों चीजों का आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए। बैकग्राउंड नॉलेज का, बैकग्राउंड नॉलेज मतलब ये हुआ कि जो प्रॉब्लम है वो उसका ओरिजिनेशन क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें उसकी नॉलेज हो गई। करस्पॉन्डेंस का मतलब हो गया कि कितना जुड़ी है वो चीजें आपस में, मींस जो प्रॉब्लम जिस इनिशियल स्टेज से चली है वो गोल स्टेज तक पहुंचेगी तो कनेक्टिविटी रहेगी, मतलब प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो ये ऑटोमेटिक होगा। कोहेरेंस का मतलब हो गया कि जो भी हम उनके बीच में रिलेशनशिप है वो बिल्ड होना चाहिए। अच्छा, जो इनके बीच का कनेक्शन है दैट शुड बी मेड प्रॉपरली, प्रॉपर मैच्ड कनेक्शन शुड बी मेड अमंग ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स प्रॉब्लम के अंदर होंगे, ये एलिमेंट्स नहीं है, ऑलराइट, ये प्रॉब्लम स्पेस के अंदर होने वाली हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको हमें समझना है कि ये सिचुएशंस होनी चाहिए। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे प्रॉब्लम स्पेस के अंदर, उन एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और अगर प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ जा रही है तो ऑफ कोर्स ऐसा होगा, क्योंकि बिना ऐसा हुए हो ही नहीं सकता कि आप बिना रिलेशनशिप के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। रूल्स की बात करते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। रूल्स का मतलब हो गया कि एक ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसके हिसाब से हमें चलना है, जिसको हमें फॉलो करना है। अब वो रूल्स कौन बनाएगा, रूल्स बनाने वाला ऑपरेटर हो सकता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को अपनी तरह से सॉल्व कर रहा है। अच्छा, ये प्रॉब्लम के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। कोई प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, जबकि कोई प्रॉब्लम ऐसी होती भी है जो कोई लोग सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग एफर्ट्स लगाते हैं, ग्रुप में उस टास्क को सॉल्व करते हैं। तो रूल्स हमेशा वेरी करेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स। ओके, तो रूल्स ये हो गए। अब अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो बिहेवियर है बिगिंस विद एन ऑब्स्टिकल और डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल और इनिशियल स्टेज एंड गोल और एंड स्टेज। जाहिर सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता ही तब स्टार्ट है जब प्रॉब्लम और उसके एंड गोल, यानी कि इनिशियल स्टेट और एंड स्टेट के बीच में डिफरेंस होता है। अगर दोनों एक जैसी हो गई तो प्रॉब्लम ही कहाँ है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ दैट मेक्स नो सेंस ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रॉब्लम है तो कुछ उसका डिफरेंट सोल्यूशन है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, सेम चीज तो नहीं हो सकती, मतलब प्रॉब्लम अपना सोल्यूशन तो हो नहीं सकती, है ना। तो इस तरीके से इनके बीच में हमेशा एक ऑब्स्टिकल या डिफरेंस रहता है जिसको कवर करके हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक पहुंचते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक एग्जाम्पल हमें दिया है, इसका हम कहाँ यूज करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ तक आपसे कहा कि ये सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए। आप यहाँ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हम एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, ये हम एज एन इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन 6 मार्कर में आए। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये टाइपोलॉजी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ टॉपिक है,
सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। तो सेक्शन सी में तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, लेकिन मान लीजिए यही क्वेश्चन सेक्शन सी में आ जाए कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम रिलेटेड बिहेवियर या कुछ भी इस तरीके का, तो हम क्या लिखेंगे? तो वैसे तो बहुत कोई भी स्टडी आप लिख सकते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, हर एक चीज में प्रॉब्लम ही तो सॉल्व हो रही होती है। हम जो भी कर रहे हैं वो, हम अगर आपने साइकोलॉजी में डिटेल में कभी समझा है तो आपको ये पता है कि हर एक स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। तो कुछ भी लिख दीजिए आप, कोई भी स्टडी लिख दीजिए जो आपने पढ़ी हो, राइट, कोई भी रिसर्च लिख दीजिए जो आपने कभी भी एज एन एग्जाम्पल पढ़ी हो, वो सब उसका एग्जाम्पल है। पर मोर स्पेसिफिकली अगर आप यही लिखना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक एक्सपेरिमेंट है जो कोहलर ने किया था। और इन्होंने क्या किया था, आपको ध्यान होगा, इन्होंने एक क्लोज केज बनाया था जहां पे बनानास को लटका दिया था, और एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उसको उस केज के अंदर रखा गया। ओके, इसको हम बोलते हैं लर्निंग, इनसाइट लर्निंग का भी एक एग्जाम्पल है, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसे हिंदी में हम कहते हैं। तो इनसाइट लर्निंग का ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था एक चिंपैंजी के ऊपर, उसका नाम सुल्तान रखा गया था। और सुल्तान के पास कुछ केज के बाहर, केज के ठीक बाहर कुछ रॉड्स, कुछ स्टिक्स रखी गई थी। कई बार आप एक्सपेरिमेंट्स में भी पढ़ते हैं कि केज के अंदर थी वो, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि वो थी केज के इतना नजदीक कि सुल्तान उनका यूज कर सकता था। तो चिंपैंजी ने क्या किया, कई बार उसने बनानास को उछल के कोशिश करी निकालने की, पर वो नहीं कर पाया। कुछ बॉक्सेस भी वहां पे रखे थे, जिन बॉक्सेस को उसने वहां पे रखा और उसके बाद उनके ऊपर चढ़कर उस जो बंच था बनानास का तोड़ लिया। तो ये स्टडी है पूरी, ये है ना कि यहाँ पे उसने सारे बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस थे, उनको यूज किया वर्टिकल मैनर में कोहलर के एक्सपेरिमेंट में, और बनानास पे वो लास्ट में पहुंच गया। तो ऐसा वो क्यों कर पाया? जो रिसोर्सेज उसके पास थे उसका यूज करते हुए, इनसाइट का यूज करते हुए उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसके लिए वो प्रॉब्लम थी क्योंकि उसको वैसा काम करना था। तो एक तरीके से आप एग्जाम्पल में प्रॉब्लम सॉल्विंग में लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज टाइपोलॉजीज ऑफ प्रॉब्लम। इसके अंदर हम कई कैटेगरीज पढ़ेंगे, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम। 3 मार्कर में सेक्शन सी में ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन टॉपिक है। वैसे तो ये पूछा जाता है, वो बहुत आसानी से लिख सकते हैं इसको। एक चीज मैं और आपको बताते चलूं यहाँ पे कि ये हम जो टाइपोलॉजीज ऑफ प्रॉब्लम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये एक टॉपिक है, मतलब पहला टॉपिक है, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा टॉपिक है। इस तरफ लिख देती हूँ मैं, कहीं भी लिख देती हूँ, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके से टॉपिक आगे आते जाएंगे। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टॉपिक वो मैं आपको मार्क करा रही हूँ, समझाऊंगी तो सभी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो हाँ, हम आ जाते हैं इस पर, वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम। अब आपने जितनी अभी टर्मिनोलॉजी समझी थी ना वो यहाँ पर यूज होंगी, तो अगर हम वो नहीं पढ़ते या आपको नहीं समझाई जाती तो यहाँ आकर आप सोचते कि ये किस बारे में बात हो रही है, ये क्या चीजें चल रही हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी फिर भी आपको समझनी पड़ती। ओके, तो वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम बड़ी ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड तब होती है जब वो अपनी इनिशियल स्टेज पे डिफाइनेबल होती है। कई बार मैथ्स का कोई क्वेश्चन, मैं मैथ्स का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैथ्स के थ्रू थोड़ा इजीली मैं आपको बता सकती हूँ कि मैथ्स के क्वेश्चन में अगर कोई स्टेटमेंट आपको दिया है और कुछ वैल्यूज प्रॉपर नहीं है, मिसिंग है, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन को देख के कहते हैं कि अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। मतलब यानी कि जो बिगिनिंग है उसकी, जब शुरुआत ही आपके सामने क्लियर नहीं होगी तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो वेल डिफाइंड में क्या होता है कि उसकी इनिशियल स्टेट प्रॉपरली डिफाइन होती है। ओके, अब एक चीज हो गई, उसकी गोल स्टेट भी डिफाइन होती है। मतलब जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, नॉट इन अ रिटन मैनर और इन एनी वे, किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको कोई सिचुएशन बता रहा है, कोई प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन वो बात को सही तरीके से नहीं बता रहा है ना, तो वो प्रॉब्लम कभी भी आपके सामने वेल डिफाइंड नहीं हो सकती क्योंकि उसको डिफाइन सही तरीके से नहीं किया गया है। नाम में भी देख के आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, अ प्रॉब्लम विच इज वेल डिफाइंड इज नोन एज अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। लेकिन ये तो वो बच्चों वाली बात हो जाएगी कि जैसे हम किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन करते हैं ना, जोक्स वगैरह में आप देखते होंगे कि ऐसा कब होता है, तो वो बोल देता है इस डेट पे। तो ऐसा नहीं करना है हमें इतने शॉर्ट में ऐसा नहीं लिखना है, हमें उन टर्मिनोलॉजीज का यूज करना है जो आपने अभी समझा था। तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम तब होती है जब उसकी इनिशियल स्टेज, गोल स्टेज डिफाइन होगी, उसको ऑपरेट करने वाले पर्सन भी डेफिनेट होंगे, उनकी भी डेफिनेशन क्लियर होगी आपके सामने, और उसके रूल्स भी क्लियरली एक्सप्लिसिट होंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम बात करते हैं, इसी के लिए मैं एग्जांपल एक ले रही हूँ, क्योंकि जब आप वेल डिफाइंड समझेंगे ना तो जो वेल डिफाइंड नहीं है वही इल डिफाइंड है ऑफ कोर्स। तो मैं आपको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा होता है कई बार कि जैसे एक फिल इन द ब्लैंक आया आपके एग्जामिनेशन में, तो फिल इन द ब्लैंक में आपने आंसर फिल करा,
या जो स्पेल द वर्ड होते हैं जिसमें स्पेलिंग में कोई लेटर मिसिंग होता है, जैसे हमने बोला कि लेट्स से हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डी स्पेस छोड़ा और जी, अब बच्चे ने यहाँ पे क्या लिखा डॉग, तो उसने वर्ड को कंप्लीट कर लिया, राइट। अब किसी और दूसरे बच्चे ने डॉग ना लिख के डिग लिख दिया, है ना, तो क्या ये गलत है? ये गलत तो नहीं है, ये गलत तो नहीं कहलाएगा, ये भी सही है। तो इस तरीके से हम जो हमारी प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए कि मार्क्स हमें डॉग के लिए मिलेंगे या डिग के लिए मिलेंगे, हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर ऐसा ये आप सोचेंगे कि ये तो दोनों ही केस में सही है, ये दोनों केस में सही नहीं है, ये क्वेश्चन तब प्रॉब्लम कर सकता है जब मान लीजिए ये टॉपिक, ये जो फिलअप हमने बनाया है, मैंने तो अभी एक सिंपल एग्जांपल ले लिया, अगर हमने टेक्स्ट बुक से लेके कोई फिलअप बनाया है जो कि चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में है, या फिर उसके ऊपर कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ पर बेस्ड अगर कोई बच्चा इसको फिलअप को करेगा और वहां पे तो डिग जैसा कोई वर्ड है ही नहीं या उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो क्या ये आंसर गलत नहीं हो जाएगा? ये आंसर गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके रूल्स डिफाइंड नहीं है, ये चीज क्लियरली मेंशन नहीं है कि हमें किस हिसाब से इसको करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको भी पता है, जब आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं या दूसरों का सुनते हैं कि ये क्वेश्चन गलत था, इसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, तो ये सब चीजें इसी वजह से होती हैं क्योंकि प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं होती है। तो प्रॉब्लम के वेल डिफाइंड होने के लिए क्या क्या चीजें होंगी जो हमें ध्यान देनी है, फिर मैं जरा सा डिलीट कर देती हूँ। क्या बात कर रहे थे हम कि प्रॉब्लम के वेल डिफाइंड होने के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, कि उसमें इनिशियल गोल स्टेज वेल डिफाइंड हो, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हो, क्लियरली एक्सप्लिसिट रूल्स हो, और उसके सब गोल्स भी जो है वो क्लियर हो, जो भी चीजें इसके अंदर हैं वो सब क्लियर हो। The problem faced by the chimpanzee in the Kohler's experiment is a good example of a well-defined problem. अब ill-defined problems क्या होती हैं? Of course इसके आप opposite लिख सकते हैं कि जिसमें सारे elements, problem space, initial stage, goal stage, operator rules clearly defined नहीं है, और इसके भी आप examples लिख सकते हैं अपने पास से। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। अब इतना सा छोटा सा पोर्शन आपका 3 मार्क्स में आता है, तो आपको इतना ही लिखना है, बट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखेंगे द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चिंपैंजी, ये तो रिलेट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस एग्जाम्पल का पीछे यूज किया है, तो कॉपी पेस्ट मत करिएगा इस चीज को, थोड़ा सा छोटे बच्चों वाला काम हो जाएगा ये। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर। हमारा मेन टॉपिक क्या था? ये सब टॉपिक है, मैं आपको एक बार मेन टॉपिक पे लाती हूँ। टाइपोलॉजीज ऑफ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम से रिलेटेड किस क्या क्या तरीके की सिचुएशंस अराइज होती हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो कई बार प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर को इंड्यूस करने से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। वो क्या होती है? डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप अमंग सेवरल एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर उनके बीच में रिलेशनशिप सही से स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, तो फिर हम उसके स्ट्रक्चर को इंड्यूस करने में, उसकी बात को बताने में बहुत ज्यादा हम हेल्पलेस हो जाएंगे। जैसे कि मैंने भी आपके दोस्त वाला एग्जाम्पल लिया था कि आपके दोस्त ने आपको अपनी स्टोरी तो बताई, लेकिन बताने में क्या किया, कुछ चीजें या तो मिस कर दी, या फिर कुछ कुछ बातें जो है वो सही एक ऑर्डर में नहीं बताई। जो चीजें आपको पहले बताई, आप उनके बेसिस पे अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट करने लगे, लेकिन आपको बाद में पता चल रहा है कि अरे नहीं यार, ये बात तो इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए थी। तो यानी कि अगर प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर तब होता है, ये स्टेज तब अराइज होती है जब उनके आपस के रिलेशनशिप जो इसके एलिमेंट्स के हैं वो सही से लिंक नहीं हो रहे हैं। जैसे अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने एनालॉजी प्रॉब्लम का एग्जाम्पल दे दिया है कि किस किस टाइप के हमें कॉग्निटिव स्किल्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूट डिस्कवरी, एनकोड करना। एट्रीब्यूट डिस्कवरी का मतलब ये हो गया कि उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको एनकोड करना सही तरीके से। प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनकोडेड एट्रीब्यूट्स एंड इवैल्यूएटिंग एट्रीब्यूट्स बेस्ड स्ट्रक्चर अमंग द एलिमेंट्स, आपस में उनका जो रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश करना। तो ये चीज हो गई प्रॉब्लम्स ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर। अब आते हैं प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम के प्रोसेस में कैसे आती है? ये इट रिक्वायर्स फाइंडिंग अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू ट्रांसफॉर्म द इनिशियल स्टेट इनटू द गोल स्टेट। किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो उस अपनी प्रॉब्लम के सर्टेन स्टेप्स बनते चले जाते हैं। कभी भी वो स्टेप्स कंफर्म नहीं होते हैं कि इसमें ऐसा किया तो अगली में भी वैसा ही होगा, या सिमिलर में भी वैसा होगा, जरूरी नहीं है। उसके प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें बदल सकती हैं, लेकिन हमेशा हर प्रॉब्लम का अपना एक पैटर्न बन जाता है, या कहना चाहिए एक स्टेप्स बन जाते हैं जिसके हिसाब से हमें चलना है। अगर हमने वो स्टेप सही से फॉलो नहीं किए तो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अराइज होगी, यानी कि फाइंडिंग अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू ट्रांसफॉर्म द इनिशियल स्टेज इनटू द गोल स्टेज। इनिशियल स्टेज से लेकर हमें प्रॉब्लम को गोल स्टेज उसके अचीव कराना है,
तो हमें उन ऑपरेशंस का सीक्वेंस डिसाइड करना जरूरी है जिनकी हेल्प से हम इनिशियल से गोल स्टेज तक पहुंचेंगे। अगर हमने उन ऑपरेशंस का सही सीक्वेंस यूज नहीं किया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। ओके, अब नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं आगे। ये तो इसी का एग्जाम्पल हो गया। प्रॉब्लम ऑफ अरेंजमेंट की प्रॉब्लम कब आती है? जब ये ऑपरेटर को जरूरी होता है कि वो कुछ क्राइटेरिया फिक्स करके उसके एलिमेंट्स को अरेंज करे। प्रॉब्लम के अंदर ना केवल स्टेजेस अरेंज होनी चाहिए बल्कि एलिमेंट्स भी अरेंज होंगे। कौन कौन वो लोग हैं, वो सिचुएशंस हैं, वो बातें हैं, या वो कंपोनेंट्स, टूल्स, कुछ भी है जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में रिक्वायर्ड है। तो उसे करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें कुछ क्राइटेरिया, कुछ प्रॉब्लम, उनका जो अरेंजमेंट है वो फॉलो करना जरूरी होगा। और वो कौन करेगा? वो ऑपरेटर करेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में अरेंजमेंट क्राइटेरिया जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है कि हम कैसे चलेंगे चीजों को लेकर। while in others the operator himself is required to discover it। ओके, तो इस तरीके से अरेंजमेंट की प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है। और हमें बहुत सारे कॉग्निटिव स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे डिफरेंट कॉग्निटिव स्टेजेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब हम आ जाते हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी क्वेश्चन है जो सेक्शन सी में काफी पूछा गया है पहले, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है ये। और मैं भी इसको बहुत क्विकली आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये जो स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये हमें ये बताता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन स्टेजेस के अक्रॉस जाना चाहिए। वैसे तो इन जनरल आप सभी जानते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पोलिया के अकॉर्डिंग ही 4 स्टेजेस को लिखकर आना है। यहाँ पर अपना जनरल वाला जो नॉलेज है ना आपका, उसे मत यूज करिएगा, क्योंकि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो मतलब वो आपसे इनडायरेक्टली पोलिया के अकॉर्डिंग ही ये स्टेजेस पूछ रहे हैं। तो आपको ये स्टेजेस का ध्यान में रखना होगा। जो उन्होंने नाम दिए हैं उन्हें आपको फॉलो करना होगा। आप चाहें तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 की ये प्रॉपर तरीके से लर्न कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा मॉडिफिकेशन हो सकता है, इट्स ओके, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद इस डायग्राम को भी बनाना बहुत जरूरी है, तो आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। ये वही चीज है, उन्हीं 4 स्टेप्स को एक इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपके सामने रखा गया है। ऑलराइट, तो क्या स्टेजेस होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की? गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर आल्सो फॉलोज द स्टेजेस that are followed in creative thinking, preparation, incubation, elimination और insight and verification। हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर जब हम करते हैं तो ये कुछ चीजें हैं जो साथ साथ चलती हैं, ऑटोमेटिकली ये साथ साथ चलती हैं, राइट। अब इन स्टेजेस को इन स्टेजेस की जो ये बात करें तो आप पहले भी इन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ चुके हैं, लेकिन हम पोलिया के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है डिफाइन, अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। क्या ऐसा हम नहीं करते हैं? किसी भी प्रॉब्लम की बात कर लीजिए, छोटा बड़ा काम, किसी की हेल्प करना, कोई टारगेट अचीव करना, सबसे पहले हम उसको सही तरीके से डिफाइन करते हैं अपने माइंड में, या हम किसी और के लिए हेल्प करें तो उसको डिफाइन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में डीपली थिंक करते हैं, मतलब उसके कोर एरियाज पे, बेसिक एरियाज पे हम पहले वर्क करते हैं। In this stage, there is identification of the actual problem, attributes of the problem, area of knowledge involved in solving the problem and collecting relevant information। एक तरीके से डेटा कलेक्शन का काम हो गया जो रिसर्च में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। डिवाइज अ प्लान फॉर सोल्यूशन, ये स्टेज 2 होती है। दिस इज स्टेज इंक्लूड्स थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, हम ऑल्टरनेटिव की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हम जो प्लान लेके चल रहे हैं वो जरूरी नहीं है? हमेशा ऐसा होता है कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जब हम उसका कोई सोल्यूशन सोचते हैं तो साथ साथ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी लेके चलते हैं, क्योंकि हम जरूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब उस स्टेज पर पहुंचकर अगर हम वापस स्टेज 1 पर आएंगे तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बजाय कि हम 2 सोल्यूशन लेकर चले, वो ज्यादा आसान चीज रहेगी। तो यहाँ पर हमेशा हम एक एक्स्ट्रा प्लान लेके चलते हैं, जो हम बीच में भी कहीं हमें रास्ते में अगर लगता है, इस प्रोसेस के रास्ते की बात हो रही है कि इस प्रोसेस में जब हमें लगता है कि वो चीज हमारी वर्क नहीं कर रही है तो हम इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है कैरी आउट द प्लान। ऑफ कोर्स प्लान बना लिया है तो अब उसका क्या करेंगे? उसको कैरी आउट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये दिस स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू एग्जीक्यूट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमें प्रोसेस में लग जाना है, सोल्यूशन की तरफ चलने लग जाना है। लुकिंग बैक का मतलब ये हो गया कि दिस इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग दैट द प्रॉब्लम सॉल्व्ड वाज द वन ओरिजिनली डिफाइंड and also checking reasonableness criteria and constraints as well as communicate results। वापस जाने का मतलब ये नहीं है कि हमें पहली स्टेज पे पहुंच जाना है
Looking back means we have to keep a check on whatever we have done is going accurately or not. Keep a track on whatever we are doing. So that is called looking back. Looking back. इसके अलावा पोलिया ने जो अपने मॉडल को इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है, बातें वही हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे चेंज किया है कि एनकोडिंग द प्रॉब्लम इन वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी कौन सी होती है? जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं, कई बार मैंने आपको बताया। तो वर्किंग मेमोरी में हमारे यानी प्रेजेंट में हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको एनकोड कर पाए। ऐसा ना हो कि हम उसको देखें और भूल जाएं, वो हमारे सेंसरी मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी तक आनी ही चाहिए। उसके बाद सर्च लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर प्लान और प्रोडक्शन सिस्टम। जब हम किसी चीज में लगातार बने रहते हैं तो वो चीज ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में अपना स्पेस बना लेती है और कन्वर्ट हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो जब हम उस प्लान पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एग्जीक्यूट द प्रोडक्शन सिस्टम। जो प्रोडक्शन सिस्टम हमने बना लिया है, मीन्स जो भी बैकअप हमने माइंड में बना लिया उसके से रिलेटेड, उस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद हम कहाँ तक उसमें सक्सेसफुल हो पाए उन रिजल्ट्स को इवेलुएट करेंगे। तो बात ये वही है, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी को बदल के चेंज किया गया है, जिसको कि इस मॉडल के थ्रू दिखाया गया है। तो ये भी आप साथ में ऐड करेंगे। ऑलराइट, तो मैं चाहती तो ये थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पूरा एक वीडियो में कवर करूं, लेकिन पिछली बार की तरह मैंने यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे याद है मैंने क्रिएटिविटी स्टार्ट करते वक्त बहुत एक्साइटमेंट में कहा था कि मैं सारा क्रिएटिविटी का पूरा टॉपिक एक वीडियो में कवर कर दूंगी, और लास्ट में आते आते मुझे रियलाइज हुआ कि वो वीडियो 30 मिनट का हो चुका था, और फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने जो स्टेटमेंट बिगिनिंग में दिया मैं वो फुलफिल नहीं कर पाई। तो इस बार मैं बिल्कुल सेफ चल रही थी कि मुझे इतना सारा कवर करना ही नहीं है एक वीडियो में, कि आपके भी सर में दर्द हो जाए और मुझे भी बाद में गिल्ट फील हो कि मैंने जो बोला वो मैं क्यों नहीं कर पाई। तो यहाँ से स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके, क्योंकि थोड़ा है समझने वाला ये पार्ट, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी खत्म हो जाएगा, पर फिर भी हम जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, अच्छे से समझेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है आपके एग्जामिनेशन में। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के साथ जो कि अभी रह गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और ये वाली जो यूनिट है वो 4 पार्ट्स में कवर हो पाएगी। फिर बाकी का आप हमारे सीरीज को देखते रहिए, अपनी स्टडीज करते रहिए। कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, प्लीज देते रहिए। आप लोग बहुत अच्छे से मुझे एनकरेज करते हैं और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा मैं बूस्टअप होती हूँ। आज जो मैंने हाईलाइट करके आपको टॉपिक्स बताए हैं वो आपको कैसे लगे, कुछ नया सजेशन आपके भी पास हो तो दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।